आज हमने जो चैप्टर खत्म करना है वो हमारा सेकंड चैप्टर होगा इंशाल्लाह। हाँ, जरा मैसेज नईम साहब ग्रुप में कर दीजिए जरा। आमिरा साहब ने नहीं ज्वाइन किया, अगर वो भी देखते हैं तो नुकसान पता नहीं होगा। साइंस का जरा टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल होते हैं आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा जी, हमारे पास है जी, आज का पहला टॉपिक है रॉक साइकिल। देखिए जी, दुनिया एक साइकिल का नाम है, वो वाली साइकिल नहीं जो कि बचपन में आप लोग चलाते रहे थे। दुनिया एक साइकिल का नाम है, और कुछ ऐसी कहानियां इन चट्टानों की। ये चट्टानें भी किसी न किसी साइकिल से गुजरती रहती हैं। अब वो साइकिल कौन कौन सा है? रॉक साइकिल होता क्या है? रॉक का मतलब तो हो गया चट्टान, साइकिल का मतलब हो गया एक ऐसा सिलसिला जिसमें वो चट्टान बनती है, टूटती है, बनती है, टूटती है, उस सारे का सारा काम चलता है। लेकिन रॉक साइकिल एक ऐसे साइकिल का नाम है जो हमें ये बताता है कि चट्टानें, बड़ी बड़ी पहाड़ जो हम देखते हैं वो बनते कैसे हैं, वो ट्रांसफॉर्म कैसे होते हैं, बदलते कैसे हैं गुजरते वक्त के साथ। एक वक्त था आप सब बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। फिर एक वक्त वो आता है जब आपके बच्चे होता है। फिर एक वो वक्त आता है जब हम लोग जो है वो दुनिया से चले जाते हैं, फिर साइकिल में से गुजर रहे हैं। इसका मतलब है कि जिस तरह से हम गुजर रहे हैं वैसे ही एक जर्नी है जिसमें जो है रॉक्स हैं वो मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस में से गुजरती हैं, मुख्तलिफ किस्म के से गुजरती हैं। इसको हम ट्रांजिशन कहते हैं, ट्रांजिशन, तब्दीली। ठीक है। तो रॉक्स जो है वो तीन तरह की मेन होती हैं जी। सेडिमेंट्री होती हैं, मेटामॉर्फिक होती हैं, एग्नियस होते हैं। हमने लास्ट टाइम इन तीनों के बारे में डिटेल से जो है वो डिस्कस किया था। इग्नियस थोड़ा सा बता दूं, जमीन के अंदर जो है, जब लावा जो होता है वो गर्म होता है, ठंडा होता है, तब बनती हैं। इग्नियस का मतलब ये इग जो है वो समझ लो आग से है जैसे। ठीक है, लावा जब गर्म होगा, ठंडा होता है, तो जो राख बनती है वो हमारे पास इग्नियस होती है। सेडिमेंट्री राख जो होती है, सेडिमेंट्री टुकड़े टुकड़े जब होते हैं कि बारिश आती है, कोई चट्टान है, बड़ा सा पहाड़ है, पत्थर है, उसके ऊपर से कुछ बहा के ले जाती है। कुछ मजीद जो है वो रॉक आती है, तो बड़ा सा पौधा गिरता है, पहाड़ जो है वो छोटा टूट जाता है, उसके टुकड़े इकट्ठे हो जाते हैं। सेडिमेंट्स, टुकड़े इकट्ठे होने से जो चट्टानें बनती। मेटामॉर्फिक वो होती है कि जिसमें वक्त के साथ साथ तब्दीली आ जाती है। मेटा कहते हैं किसी बड़ी चीज का, मॉर्फिक उसकी शक्ल तब्दील करना। ये हमने पिछली क्लास में देखा था। तो तीन तरह से जो है वो चट्टानें बनते हैं। तो अब जनाब हमने ये देखना है, तो चट्टानें जो होती हैं वो कौन सी ताकत ऐसी है जो जनाब इन चट्टानों को बनाती है, साइकिल में से गुजारती है। पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और देखते हैं कि हमें क्या समझ में आता है। जी मैडम बताइए, पढ़िएगा। टू फोर्सेस ड्राइव द रॉक साइकिल। Earth's internal heat. The heat within the Earth's core and mantle cause the movement of materials, leading to gradual changes within the Earth's crust. The hydrological cycle. This cycle involves the movement of water, ice, and air on the Earth's surface and is powered by the sun. पहले जो तरीकाकार है जी, जमीन के अंदर जो है वो अपनी हीट होती है। हमने अगले वाला जब देखा था, मैं दोबारा याद करवा देता हूँ अगर आप भूल गए हो। जमीन जिसके ऊपर अभी आप बैठे हुए हैं, उस जगह का क्या नाम है? जरा बताइएगा चैट बॉक्स में। कितने जीनियस हैं इनको अभी याद है? नाम क्या है जनाब? उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्रस्ट। वेरी गुड। नहीं, मुजम्मिल साहब नहीं पता था, बाकी लोगों को। अच्छा, क्रस्ट के नीचे जो है वो हमारी इस ऊपर वाली सतह को हम कुछ खास कहते हैं, इसे कहते हैं लिथोस्फेयर। ठीक है, लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर बताया था, फिर मैंने मेंटल बताया था, फिर मैंने कोड बताया था। नहीं याद तो फिर मसलन एक दफा नोट को दोबारा से। वो हीट होती है, हरारत होती है तो लावा निकलता है ना, पहाड़ के ऊपर से लावा निकलता है और इधर उधर जब जाते हैं। तो जमीन के अंदर कहते हैं जी, कोर पे मेंटल जो है उसमें जब जो है वो हीट ज्यादा होती है, अब मटेरियल जो होता है वो मूव करना शुरू कर देता है। अब जमीन के अंदर जो लावा है वो आपस में ऐसा नहीं है, ये कोई लाहौर का लावा नहीं है, लाहौर का लावा, अक्सर लावा, ये वो वाला। अब इस लावे ने क्या किया, अंदर से हीट जो है वो देता चला गया और चट्टाने जो है वो बदलती चला गई। एक तो तरीकेकार ये है।
जमीन के अंदर जो मेंटल है, मेंटल जमीन का दूसरे वाला हिस्सा है, अधूरे वाला, जहाँ पे मेंटल जो है, मेंटल में तब्दीलियां नजर आती हैं और मूवमेंट जो है वो होती है। इंटरनल हीट, जमीन के अंदर जो हीट है वो तब्दीलियां लाने की कोशिश की है। दूसरा तरीकाकार है जी द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल, जैसा कि नाम से जाहिर है जनाब, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, जरा मुझे बताइएगा। हाइड्रो, जब हमने हाइड्रो कहा तो क्या मतलब हुआ? हाइड्रो से क्या जहन में आता है जी, कौन सा मतलब हुआ? हाइड्रो क्या होता है? हाइड्रो, हाइड्रो कहते हैं पानी को, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल एक ऐसा साइकिल जिसमें पानी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। पानी इन्वॉल्व होता है। कहते हैं कि ये दोनों, ये होता है कि साइकिल जो है वो पानी की मूवमेंट इन्वॉल्व हो जाती है। पानी होगा, बर्फ होगी, हवा होगी, जो चट्टाने हैं उनके अंदर तब्दीलियां लेके आएंगे। तो दो तरह से हमारे पास ये तब्दीलियां आती हैं। पहले नंबर पे अर्थ इंटरनल ही, दूसरे नंबर पे द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। सो दो हमारे पास जो साइकिल है वो मेन साइकिल है। दो ताकतें, अजीम ताकतें हैं जो कि रॉक्स के साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं। तो जमीन के अंदर की हीट और जो पानी है इसका साइकिल कैसे डिस्टर्ब करती है, तो होता क्या है? देखिए जी, मैग्मा फॉर्मेशन, हमने ये देखा है कि रॉक जमीन के अंदर एक चीज शुरू से मौजूद है और वो है जनाब मैग्मा। मैग्मा, मैग्मा क्या होता है? जमीन के अंदर मौजूद है, ठीक है। पिघला हुआ बाहर आता है तो लावा बन जाता है। जमीन की सतह के नीचे जो है वो ये लावा मौजूद है। अब ठंडा होता है ऐसा, ठीक है, मौजूद है, एक वक्त होता है बड़ा गर्म होता है और बाद में क्या है, ठंडा होता है। ऐसा, ऐसी चट्टाने जो लावे के ठंडे होने से बनती है उसे कहते हैं इंट्रूसिव इग्निटिव रॉक। इंट्रूसिव, जो खुद से बन जाती है। लावा देखें किसने जो है वो कोशिश नहीं की, लावा खुद से जो है वो उसने क्या किया, इंट्रूसिव। इंट्रूसिव किसे कहते हैं? आपने घरों में देखा होगा इंट्रूडर। इंट्रूडर उस बंदे को कहते हैं जो खुद ही दरवाजा तोड़ के अंदर दाखिल हो। इमरान खान ने कहा था कि खुद ही जब लावा ठंडा होता है और ऐसी रॉक जो कि आग से, लावा के ठंडे होने से बनती हैं। तो पहली तो स्टेज ये है कि लावा जनाब ठंडा हो जाता है। अब लावे के लिए दो ही सूरत हाल है। पहले तो ये है कि या तो लावा जो है वो ठंडा हो जाता है या गर्म है, तो यहाँ से बाहर निकले, और बाहर निकले यहाँ इधर चला जाए या इधर चला जाए, ठीक है। ये एक तो ये है। और दूसरे नंबर पे तरीकेकार होता है कि यहाँ पे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो जाए, यानी कि जितना गर्म था ठंडा हो। अब ये ऐसा नहीं कि ठंडा हो गया इसने इधर ही बैठे रहना, ठंडा होगी। जब लावा थोड़ा ठंडा हो गया, शिद्दत कम है, तो अब इसने जब यहाँ पे चट्टाने बना दी, ठीक है। चट्टानों का सिलसिला जो है, जैसे जैसे लावा पिघलता चला गया, वो जो है वो चट्टाने बनते चले गए। क्या ये क्लियर हो गया कि मैग्मा किस तरह से रॉक बनाता है? पहली स्टेज क्लियर हो गई हमें? यस और नो? नईम को, इंशा को, मुजम्मिल को, मरियम को। ओके, अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। अब दूसरा जी, अपलिफ्ट एंड एक्सपोजर। अब ये अपलिफ्ट किस बला का नाम है? अच्छा देखिए, कोई बंदा नीचे गिर जाए ना तो कहते हैं यार मुझे अपलिफ्ट करना, मैंने थोड़ा चुके हो, मुझे यहाँ से उठाना। अपलिफ्ट, उसको उठाया, एंड एक्सपोजर किसी बंदे को एक्सपोज कर दिया, दिखाया, ठीक है। अब जी इंट्रूसिव सिर्फ रॉक्स हैं, वो हमने यहाँ तक देखा कि वो रॉक्स हैं, वो बन गए। अब वो रॉक्स कहाँ पे होती हैं? जब इंट्रूसिव रॉक्स होती हैं, मैंने कहा था कि लावा जब ठंडा होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन के अंदर, जमीन के क्रस्ट के अंदर ठंडा हो रहा होता है। ऐसा तो होता नहीं है लावा कहता चलो जी मैं अब जो है वो बाहर निकलूंगा। अगर तो इंतहाई तेज होगा फिर तो वो लावा चट्टाने नहीं बनेगा, फिर तो वो दूर दूर तक फैल जाएगा। तो थोड़ा सा ठंडा होगा तो फिर ही वो चट्टाने बनाएगा। अब हमारे पास इंक्लूसिव इग्निटिव रॉक्स वो हैं जो जमीन के क्रस्ट के अंदर बनता है। अब जमीन के क्रस्ट के अंदर ये अपलिफ्ट होती है, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आता है, प्रेशर बनता है ना, ऊपर आता है और एक्सपोज होता है। अभी जब एक्सपोज होता है तो क्या होता है, अब जो पहले वाली चट्टाने होती हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं कई सालों से,
अब इन चट्टानों के ऊपर जब उस लावे ने गिरना है तो ये चट्टानें भी थोड़ी थोड़ी जो इनकी इरोजन होना शुरू हो जाती है, पिघलना शुरू हो जाती है, समझ रहे हैं। तो लावा इतना गर्म होता है कि वो इनको पिघलाना शुरू कर देता है, ठीक है। अब वो वाली जो है, जो चट्टानें फैली हैं उनके पगला के कुछ हिस्सा उनका अपने साथ ले जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये अकर टू द प्लेट टेक्टोनिक एंड माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस। ये जो नया पहाड़ है उसको बनाने का तरीका। अपलिफ्ट का मतलब था लावा ऊपर आया, एक्सपोजर का मतलब है कि लावा जो है वो पहले से मौजूद चट्टानों के ऊपर जो है वो गिरा। अब पहले से मौजूद चट्टानों के ऊपर जैसे ही गिरा तो अब हमारे पास क्या हो गया कि ये चट्टानें जो है वो ऊपर से थोड़ी थोड़ी पिघलना शुरू हो। ये दूसरा तरीका था, दूसरा स्टेप था उसका चट्टान के बनने। तो जी ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास जो है वो कहता है, तो फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि आपके पास जो है ना ये पॉइंट एक्सप्लेन मजीद करने लगा। कहता है इससे इसका एक दफा पढ़िएगा फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इमेजिन Imagine you have buried treasure chest hidden deep underground. The treasure chest represent the intrusive igneous rock in the rock cycle. Now, let's say that due to some geological forces like an earthquake, the ground starts to shift and rise up slowly. This upward movement is called uplift. As the ground uplifts, the buried treasure chest, representing the intrusive igneous rock, gets closer to the surface. As time passes, rain, water, and rivers flow over the land, gradually wearing away the layers of soil and rock. Eventually, the layers above the chest erode away and the treasure chest becomes exposed at the surface. So, in the rock cycle, uplift is like the ground right chest representing the intrusive igneous rock becomes visible and accessible at the surface as the surrounding layers erode away. In simpler terms, uplift and exposure mean that rocks that were once deep underground are surface and then they become visible as the layers above them are worn away over time. थैंक यू सो मच। अच्छा जी, बताता ये है कि अपलिफ्ट का मतलब है, मान लीजिए कि ये जो चट्टानें हैं जमीन के कहीं नीचे हैं। अब होता क्या है, आहिस्ता आहिस्ता ये जो है वो इनकी लेयर जो है वो विजिबल होना शुरू हो जाती है और वक्त के साथ साथ जो है वो विजिबल होती हैं। एक और मिसाल आसान जो है वो समझाता हूँ। उसने कहा कि आपके पास अब हुआ कुछ यूं के नीचे आग लगी हुई है, ठीक है। अब आग भी लगी हुई है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होना जो है वो पत्थर पीछे हट गए। अब जब इसके ऊपर वाले पत्थर पीछे हट गए तो आपके वाला ये जो खजाना है ना आपको ऊपर आ गया, बाहर आ गया। मान लीजिए कि ये खजाना जो है वो रॉक था, कोई पत्थर था। अब ये जो पत्थर है इसने अपलिफ्ट हुआ, नीचे से ऊपर आया और ये एक्सपोज हो गया। क्या ये क्लियर है पॉइंट? दूसरा पॉइंट क्लियर है आपको? ग्रेट हो गया। अब तीसरे नंबर पे जो चट्टानें ऊपर आ जाती हैं, असूल कायनात है, निजाम जिंदगी है कि बड़े से बड़े पत्थर भी वीदर हो जाते हैं। वीदर कहते हैं टूट फूट का शिकार हो जाना, इरोजन। उसके ऊपर से उसकी जो सतह है वो बिखरती चले जाती है, निकलती चले जाती है, बहार है, बारिश बरसती है। देखा कभी पानी जो है ना वो हमारे जो घरों के अंदर पार्चा लगा होता है, बारिश का पानी जो नीचे गिरता है, उस वो भी पानी का कतरा जहाँ पे गिरता है वहां पे भी वो सुराख कर देता है, जहां जहां पे वो गिरता है। आपने देखा होगा ये जो सुराख करने का अमल है इसे कहते हैं इरोजन, विदरिंग एंड इरोजन। यानी कि किसी जगह से चट्टान के ऊपर से उस जगह को बहा के ले जाना। जरा इमेजिन कीजिए कि अब वो चट्टान जो जेरे जमीन थी अब वो सरफेस पे आ चुकी, अल्टरनेशन भी होगी, ठीक है। मुख्तलिफ तरीकों से उस चट्टान के टुकड़े टुकड़े भी होंगे, मौसम की वजह से वो टूटेगी भी। तो वो ये कहता है कि जनाब ये हमारे पास है विजिंग एंड इरोजन। मिसाल में वो कहता है कि देखें कहीं ऊपर यहाँ पे आबशार है, इस आबशार से पानी बरस रहा है नीचे। अब ये पानी इतनी तेजी से बरस रहा है कि नीचे कोई पत्थर है तो वो स्मॉलर पीसेस या फ्लीटिंग एलिमेंट्स तो उसको तो वो तोड़ के रख देगा। क्यों मैडम मिश्रा साहब जरा बताएं, आप तो कश्मीर से हैं,
तो चट्टान से बड़ी ऊपर से आबशार से पानी गिरता है, वो उसके अंदर होती है इतनी ताकत से वो पत्थरों को तोड़ रहे हैं। फिर पता नहीं। लेकिन वो उनसे आ रहा होता है पानी, तो इसका मतलब है कि टूट के ही तो बाहर आए। तो उसमें जो है वो हमारे पास इतनी ताकत है कि वो ग्रेजुअली इसको ब्रेक कर सके। ग्रेजुअली जो है वो ब्रेक करेगा और उसके सेडिमेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये जो सेडिमेंट्स के जो टुकड़े बनेंगे ये हमारे पास होगा वेदरिंग एंड इरोजन। अब वो जो इरोजन है, पहाड़ है, पत्थर वो टूट गया, अब वो क्या होगा, सेडिमेंट डिस्पोजन एंड हमारे पास आ गया जो लिथिफिकेशन। अब ये क्या तरीके का, अब वो जुड़े वाला बारिश ने वो पत्थर तोड़े, अब वो क्या हुआ, वो सेडिमेंट यहाँ से उठेंगे, कभी इधर चले जाएंगे, कभी इधर चले जाएंगे, किसी जगह पे जेर जमीन जाके दफन हो जाएंगे, दरियाओं में, लेक में, डेजर्ट में। ये नहरों के नीचे जो पत्थर पड़े हुए नजर आते हैं वो किसी बंदे ने तो ले जाके नहीं रख दिए, तो जिन ने तो नहीं ले जाके रख दी, वो सारे के सारे अब जमीन के अंदर रहते हैं। अगर तो ज्यादा मिलते चले जाएं तो कुछ ऐसा प्रोसेस हो जाता है कि फॉर एग्जाम्पल पत्थर जो है वो 10 पत्थर आ गए, अब जलजला आया और ये पत्थर जेरे जमीन चले गए, अब वहां पे लावा है, लावे ने पिघला के इनको एक बड़ी चट्टान, मेरे पास है सेडिमेंट डिस्पोजिशन। हम देख रहे हैं चट्टान कैसे बनती है, वो बड़ी दफन हो जाते हैं और फिर वहां पे जो है वो मजबूत होना शुरू हो जाता है, मजबूत होना शुरू हो जाता है। अब जी फिर क्या होता है, अब प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेस जो है वो हमने देखा था कि जमीन जो है वो किस किस्म के प्लेट से मिलके बनी है, ये बात हमने समझने की कोशिश की थी प्लेट से। तो जमीन की प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में जो है वो ये रॉक्स जो हैं, या तो जलजला आएगा तब जो है वो ऊपर आ सकते हैं, या तो जो फॉर एग्जाम्पल जो है वो ऊपर वाली रॉक लावे से हट गई है। तो ये जो नीचे जेर जमीन रॉक है, ये हाई टेम्परेचर जब देखती है, प्रेशर देखती है, तो फिर जनाब ये पूरी की पूरी रॉक बन के मंजर आम पे आ जाती है, ठीक है। मंजर आम इस तरह से एक चट्टान जो है वो हमारे पास बनती है। रॉक साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे चट्टानें कंटिन्यूसली चेंज होती हैं एक से दूसरे में। एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे मैग्मा एक्सपोजर होता है, ठीक है, मैग्मा होता है, अपलिफ्ट करता है, एक्सपोजर होता है, फिर वो चट्टानें विदर अवे होती हैं, सेडिमेंट जमीन में जमा होते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि मुख्तलिफ शक्ल में वो चट्टानें हमारे सामने आ जाती हैं। ये प्रोसेस हमारे पास कहलाता है अभी रॉक की हमारे पास फॉर्मेशन, फिर चट्टानें कैसे बनती है। इज इट क्लियर? क्या ये समझ में आया कि चट्टानें बनती कैसे हैं? क्लियर है तो हम आगे चलें अगले टॉपिक पे। ये हमारे पास एक छोटी सी डायग्राम है, इसको भी आप लोग जो है वो देख सकते हैं। इस डायग्राम में है क्या, सबसे पहले तो ये जो है वो डायग्राम अब बनाएंगे कि ये जी जमीन में मैग्मा है, ठीक है, मैग्मा। मैग्मा ने किया क्या जी, मैग्मा ने जो है वो मेल्ट किया, ऑलरेडी जो चट्टानें मौजूद हैं उनको मेल्ट करना शुरू कर दिया। अब मेल्ट करते करते क्या हुआ, मेल्ट करने के बाद जो रॉक बनी वो हमारे पास इग्निशियस रॉक, ठीक है, इग्निशियस रॉक। अब इग्निशियस रॉक के ऊपर क्या हुआ, विदरिंग का प्रोसेस हुआ, विदरिंग। विदरिंग के इसके ऊपर ऊपर वाले जरात जो है वो उतरे, जब वो उतरे तो उसके जो जरात उतरे उनको हमने कहा सेडिमेंट, ठीक है, सेडिमेंट। मिसाल के तौर पर बड़ी चट्टान थी, उसके जो है वो दराज उतरते चले गए, सेडिमेंट हो गया। अब सेडिमेंट जो है वो ये जेर जमीन दफन होते रहे, वक्त के साथ साथ कंप्रेशन मिला, सीमेंट इनको होते गए, जुड़ते गए, फिर हमारे पास बनती है सेडिमेंट्री रॉक। ऐसी रॉक जो कि सेडिमेंट से मिलकर बने, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक जो है जब ये जमीन के अंदर रहती है, इससे जब वो हीट मिलता है, प्रेशर बनता है, तो एक मिलजुल के मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है, तो उसकी शक्ल ही बदल जाती है। मेटामॉर्फिक रॉक अब जमीन पे आ जाती है। अब दोबारा से ये प्रोसेस शुरू हो जाता है कि फिर दोबारा से लावा आता है, पिघलाता है और मैग्मा बन जाता है। क्या ये डायग्राम समझ में आ चुके हैं? ये आपने बनानी भी है, ठीक है, पेपर में बनानी है, आसान है, तो मुश्किल काम नहीं है, एक दफा प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। ये देखो जरा, ये आसान सी है, इसमें फिर सेडिमेंट्री, फिर मेटामॉर्फिक, इन तमाम को लिखोगे और फिर इंशाल्लाह जो है वो आपके पास आ जाएगा ये सारे का सारा। अच्छा जी, रिपीट करते हैं, रिपीट मैं कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। देखें जी, गौर से मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे।
मैंने ये कहा था, मैंने ये समझाने की कोशिश की थी कि मैग्मा, जमीन के अंदर मैग्मा जो है वो होता है। क्यों जी, नहीं सब होता है कि नहीं होता? क्लियर? मैग्मा तक सब क्लियर है कि जमीन के अंदर मैग्मा है, मौजूद है, यहाँ तक सब क्लियर है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले स्टेप हमारा मैग्मा को समझना है। मैग्मा जमीन के अंदर मौजूद है, ये हमने देखा था, यहाँ तक सब क्लियर है। मुस्तफिक है, बाकी सब भी जो है वो ये बनानी है, प्लीज इसे समझ लें। आई नीड योर कॉपरेशन, लिखिएगा इसे। मुजम्मिल बेटे आपको भी क्लियर है? अच्छा जी। अब मैग्मा जो है वो होता क्या है? मैग्मा ने क्या किया? मैग्मा जनाब यहाँ पे आराम से ठंडा होता रहा, यानी कि सॉलिडिफिकेशन। ये जो है वो लावा था, सॉलिड में बदल गया। ठीक है, सॉलिड में बदल गया। अब जब ये सॉलिड फॉर्म में बदला तो इसने जो रॉक बनाई वो है इग्निशियस। जिसको पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो चुका है, यानी कि इग्निशियस तक हम कैसे पहुंचे, वो 2 लिख दे बस। जल्दी जल्दी लिखिएगा जरा। मैग्मा था सॉलिड, सॉलिड जब हुआ थोड़ा सा मतलब कि ठंडा हुआ, एक रॉक बना दी उस रॉक का नाम था इग्निशियस। इग्निशियस। अब इग्निशियस जो है, इसके ऊपर जमीन में जलजला आता है। जलजला आया, इग्निशियस रॉक को जो है वो अपलिफ्ट मिल गया। ये देखो लिखा हुआ है अपलिफ्ट। इग्निशियस रॉक जमीन के ऊपर आ गई। ठीक है, जलजला आया, तूफान आया, कुछ लावा निकला, किसी भी तरह से इग्निशियस रॉक ऊपर आ गई। अब ऊपर आके इस पे 2 प्रोसेस होना शुरू हो गए, एक विदरिंग और दूसरा इरोजन। विदरिंग, इसकी जो है वो ऊपर ऊपर से चीजें उतरना शुरू होगी, विदर, और इससे जो है वो चीजें रिमूव होना शुरू होगी। ठीक है, तो अब जो है वो जब चीजें, जो छोटे छोटे इसके पार्टिकल्स है ना, तो ऊपर से उतरे, उन्हें हम कहते हैं सेडिमेंट। उन्हें सेडिमेंट्स कहते हैं। स्टेप नंबर 3 तक जिनको क्लियर है वो 3 लिखें। मैग्मा से इग्नियस, इग्नियस से सेडिमेंट। अब ये लिखें जरा क्लियर है तो 3 लिखें सर। 3, 3 लिखें। ये डायग्राम बना के मुझे सबमिट करवानी है क्लास सेंटर। 3 लिखें अगेन। जी मुजम्मिल साहब, अगेन बता रहा हूँ मैं। इग्निशियस जो था, लावा पिघला, सॉलिड हुआ तो इग्निशियस बना। इग्निशियस रॉक जो है वो ऊपर आ गई, ऊपर आ गई, जलजला आया। ठीक है, ये वाली सारी की सारी चीजें ऊपर आई। अब ऊपर आने के बाद इसके ऊपर जो है वो सिर्फ जमीन के ऊपर आ गई, क्रस्ट के ऊपर आ गई, जिसपे हम लोग हैं। जैसे आम पहाड़ है, ठीक है, अब जमीन के ऊपर आ गई। अब पहाड़ों के ऊपर जो लोग रहते हैं, ये पहाड़ों की तरफ रहते हैं, उन्हें पता है जब बारिश होती है तो बड़ी ज्यादा होती है पहाड़ी इलाकों में ना, तो वो बारिश से इनके ऊपर जो ज़रात है वो पिघलना शुरू हो गए। क्लियर है? तो जो छोटे छोटे ज़रात निकले, वो हमारे पास सेडिमेंट्स बनते हैं। ठीक है मुकम्मिल? सेडिमेंट्स, जो छोटे छोटे ज़रात, मतलब छोटे छोटे से मुराद इतने भी छोटे नहीं है, मतलब पत्थर जो है, मान लो अगर बहुत तेजी से तूफान आया और उसने जो है वो पत्थरों को पहाड़ों पे हिला के रख दिया, अब उससे पहाड़ जो है वो सेडिमेंट, तो पहाड़ के टुकड़े हैं। अब ये पहाड़ के टुकड़े जो हैं वो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मिलकर कोई पहाड़ बना दे। अब पहाड़ आई, आंधी आई, ये जमीन के अंदर दफन हो गया, डिस्पोजिशन एंड बड़े जमीन के अंदर चले गए। क्लियर? अब जमीन के अंदर जब चले गए, फिर दोबारा से तूफान आया, इनके ऊपर और जो है वो वजन डलता चला गया, यहाँ तक कि ये जमीन के अंदर उस मुकाम तक पहुंच गए कि अब ये पत्थर नीचे इकट्ठा होना शुरू हो गए और आपस में हरारत पैदा होना शुरू हो गई, यानी कि दरमियान में पहुंच चुके हैं जमीन में ना। जमीन की दूसरी जो कोर है वहां तक चले गए। अब वहां पे जब ये कोर है, पत्थर है, लावा जो है, इनको अंदर से हीट मिली है, तो अब ये सिमेंटेशन का शिकार हो गए, दोबारा से मिलना शुरू होता है। ठीक है, अब दोबारा से मिलना शुरू हो गए। जमीन के अंदर जो ज़रात ने मिलकर चट्टान बनाई वो सेडिमेंट्री रॉक है। वो सेडिमेंट्री, जो सेडिमेंट से मिलकर बनी है। पॉइंट नंबर 4 तक जिसको क्लियर है 4 लिखे। सेडिमेंट से 4 लिखेंगे जी। अब जी अब ना, मेटामॉर्फिक रॉक्स में ना होती क्या है, इस लफ्ज पे गौर करें। मेटा का मतलब, ये ग्रीक लफ्ज है। मेटा का मतलब क्या होता है? चेंज। मेटा का क्या मतलब होता है? चेंज। फेसबुक का तो नाम रखा हुआ ना मेटा, वो कहता है मैं जिंदगियां बदल रहा हूँ। मेटा का क्या मतलब है? चेंज। अब वो चेंज कर रहा है। और मॉर्फिक का मतलब होता है जनाब फॉर्म को, फॉर्म। ठीक है, मेटामॉर्फिक का मतलब ये है कि उसने कहा कि जनाब पहले तो थी ये सेडिमेंट की फॉर्म में मेरे पास आई, अब मैंने इसकी फॉर्म ही तब्दील कर देनी है। ठीक है, अब मैंने इसकी फॉर्म ही तब्दील कर दी। अच्छा जरा मुझे ये बताएं, मेटामॉर्फिक किस जुबान का वर्ड है और इसका क्या मतलब है? मैंने अभी बताया, ये बताएं जरा मुझे।
चेंज। ग्रीक जुबान का लफ्ज है। ठीक है, ग्रीक वर्ड मैंने बताया है, लैटिन तो मैंने लिखा ही नहीं है। मेटामॉर्फोसिस, अब ये ना सारा स्टेप जो है वो लिखे हैं, मैग्मा, इग्निस, सेडिमेंट, सेडिमेंट, मेटामॉर्फोसिस, ये पांचों के पांच स्टेप्स लिख के बताएं। अभी के अभी ये सारे के सारे स्टेप्स हैं, वो पांचों के पांचों स्टेप्स लिखे जरा। एक्सीलेंट। बाकी जी, मैग्मा, इग्निशियस, सेडिमेंट्री। एक्सीलेंट जी, एक्सीलेंट, वेरी गुड, ग्रेट। मुजम्मिल साहब ये गिने लिख रहे हैं। अच्छा, मेटामॉर्फिक के पास ये रॉक साइज सेडिमेंट्स की फॉर्म है। अब सेडिमेंट्स ने क्या किया जनाब, इसमें जो है, जब ये मेटामॉर्फिक के पास पहुंची है, तो मेटामॉर्फिक जो है वो चीज है जहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जहाँ पे हीट बहुत ज्यादा होती है। मेटामॉर्फिक ने इनको जो है वो सेडिमेंट की शक्ल ही बदल के रख दी और नई फॉर्म दे दी, जिसका नाम हमारे पास हुआ मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक जैसा तो उसके नाम से जाहिर है, मेटामॉर्फिक को उसने शक्ल बदल के रख दी जनाब, और ये मेटामॉर्फिक रॉक्स बने। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स भी जो है वो वक्त के साथ साथ दोबारा उसी प्रोसेस में से गुजरती हैं और इसमें बन जाती हैं। ये एक प्रोसेस है, आई एम श्योर कि यहाँ तक अब क्लियर है। रॉक साइकिल क्लियर हो चुका है जी, डायग्राम समझ में आ गई, ये डायग्राम बननी चाहिए, नोट्स में अपने अपने में बनानी है। क्लियर? अच्छा जी, क्लियर है तो जरा बताइए, मुजम्मिल साहब आप भी बताइए। अब अगला टॉपिक हमारे पास है लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी दफा सवाल इसमें से आ जाता है। ठीक है, और प्लीज इस टॉपिक को इग्नोर नहीं करोगे। अच्छा देखो, मैं जो है वो आप में से किसी से भी जो है वो पूछता हूँ कि भाई अपना एड्रेस बताओ, मुझे एड्रेस क्या है, सब कहेंगे सर जी मेरा ये एड्रेस है, मेरा ये एड्रेस है, मेरा ये एड्रेस है। मान लीजिए कि मैं कहता हूँ, आप कहेंगे जी मेरा पाकिस्तान एड्रेस है, मेरा ये एड्रेस है, मेरा ये एड्रेस। लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई मैं 1947 से पहले का पूछा हूँ, वो बताओ क्या। अच्छा, जमीन के ऊपर वो वाले निशानात जो हमें ये बताते हैं, हमारे पास होते हैं लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अपनी जिंदगी आसान बनाने के लिए हमने जमीन के ऊपर जो फर्जी निशान लगा लिए, तो भाई इस जगह का ये नाम है, इस जगह का ये नाम है, वो दोनों निशान से होते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कहलाते हैं। लैटी लेटने से है, लेटना ऐसे ही होता है ना, बंदा ऐसे लेटता है ना, जैसे मैं लाइनें लगा रहा हूँ ये। और लॉन्गी, लॉन्ग ऐसे ही होता है ना, ऊपर से नीचे तक। ठीक है, लॉन्गी, समझ रहे हो? लेटी वो लेटा, और लॉन्गिट्यूड जो है वो ऊपर से नीचे तक। अब हमने जो है वो देखा, जैसे हर घर का कोई ना कोई एड्रेस होता है, उसका मतलब ये होता है कि हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो बेसिकली एड्रेस के बारे में बताते हैं। जमीन के ऊपर, सारा जमीन के ऊपर भाई कहाँ पे कोई बंदा रहता है, कहाँ पे कोई चीज है, उससे हम कहते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है जी। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो हमारी पोजीशन को वाज़ा करता है, वो बताता है कि क्या। लेटी जो है वो, लेटी लेटने से है, जैसे कोई बंदा लेट जाता है ना, अब ये देखो ये पॉइंट ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये हमारे पास ठीक होगा। अब वो तो अगली बात है ना, नहीं सब अभी तो लेटने वाली बात से हम कर रहे हैं। लॉन्गिट्यूड लॉन्ग है, ये देखो ऊपर से नीचे लाइनें आ रही है, ये क्लियर हो गया। लेटीट्यूड जो है वो, इसमें लाइनें हमारे पास ऊपर से नीचे आती हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है वो किस तरह से जाती है, हॉरिजेंटल होती है। ठीक है, अब हम ना आगे चलते हैं, कुछ डिस्कस मजीद करते हैं। देखो, अब हमारे पास ये जो मुख्तलिफ किस्म की डायग्राम है ना, ये दोनों की दोनों, ये बेसिकली जमीन है, हमारी जमीन। अब हमने क्या किया, अब ना सिर्फ सबसे पहले हम ना लैटिट्यूड को डिस्कस करते हैं। लेटी लेटने से है,
ये हमारे पास ये वर्टिकल लाइन होगी या हॉरिजेंटल होगी? ये वाली जो लाइन है, इस तरह से लेटने वाली लाइन है, ये कौन सी वाली लाइन होगी? वर्टिकल होगी या हॉरिजेंटल होगी? ये हमारे पास लाइनें कौन सी हैं जनाब? वेरी गुड, ये हमारे पास हॉरिजेंटल है। अच्छा, अभी पता है दुनिया में किसी को कुछ नहीं है, हमने क्या किया? हमने दुनिया को पकड़ा, ए हिस्सा ये है, बी हिस्सा ये है, एक दरमियान में लाइन लगा दी। इसको जो दरमियान में लाइन है, फर्जी लाइन जो दुनिया को दो हिस्सों में बांट देती है, उसे हमने इक्वेटर का नाम दे दिया। ठीक है। लेटीट्यूड जो है वो आपको नॉर्थ और साउथ के बारे में बताएगा। अब इसमें हमने दुनिया को अपनी मर्जी से फर्जी लाइनों पे तकसीम कर दिया। इक्वेटर से ये हमारे पास जो है वो 30, ये 60, ये 90, इसी तरह से 30, 60, 90। अब ये है क्या? हमने भी ये डायग्राम में देख लेना है कि हमने लेटीट्यूड नॉर्थ से साउथ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ। अब जी ये लेटीट्यूड के बारे में मजीद बातें क्या है, तो ये पढ़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। लेटीट्यूड, latitude is a geographical coordinate that specifies the north-south position of a point। देखो मैंने कहा कि जिसमें हमने जो है नॉर्थ यानी प्लस, प्लस का निशान ऊपर, माइनस का निशान नीचे, हमने दुनिया को फर्जी तौर पर एक नक्शा बनाया। हमने कहा कि यार ऊपर जो है वो नॉर्थ है, नीचे साउथ है, ये पॉइंट बना दिए। मिसाल के तौर पे मेरा एक दोस्त है, वो रहता है यहाँ पे। मैंने उससे पूछा कि भाई जरा मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ पे रहते हो? ठीक है, उसने मुझे बताया कि यार मैं जो है वो इतना जो है वो नॉर्थ में रहता हूँ, ठीक है, या मैं इतना जो है वो साउथ के अंदर रहता हूँ, ठीक है। मैं जो इतना जो है वो हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल मैंने उससे पूछा तुम कहाँ पे हो, उसने कहा मैं 30 डिग्री पे हूँ, ठीक है, मैं जो है वो इक्वेटर से 30 डिग्री पे हूँ। मैंने कहा भाई मुझे ये तो बताओ, 30 डिग्री तो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो ये तो स्यापा पड़ गया, तुम कहाँ पे रहते हो? उसने कहा देखो भाई, दुनिया में ना हम इसको तकसीम कर लेते हैं मेरी तरफ, ठीक है। अब हमें जो ये सवाल का समझ नहीं ना जवाब आ रहा कि 30 डिग्री तो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो तुम कहाँ पे रहते हो? इस सवाल का जवाब देने के लिए वजूद में आता है लॉन्गिट्यूड, जो हमें ये बताता है कि ये वाली साइड जो है वो वेस्ट है, तो देख लो ये वाली साइड हमारे पास वेस्ट है, ये उसने बताया भी हुआ, ये जिस तरह से ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। अब वो बंदा बताएगा कि जी मैं जनाब 30 ईस्ट के ऊपर रहता हूँ। अभी बात समझ में नहीं आएगी, सिर्फ ये आपको यही मैप समझ में आ गया, ग्लोब समझ में आ गया, अब थोड़ा सा आगे देखो समझ में आ जाएगा। लेटीट्यूड एक ऐसा एंगल है जो कि शुरू होता है आपके पास, जो रेंज करता है जीरो से, ठीक है, जीरो से, ये जीरो से शुरू होता है और 30, 60, 90 तक जाता है, 30, 60, 90 तक जाता है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ। अब ये जो लाइनें जो कॉन्स्टेंट हैं, इनके दरमियान लाइनों में देखो इक्वल फासला नजर आता है, ठीक है। इनके अंदर जो इक्वल फासला है, इन लाइनों को कहते हैं पैरेलल। पैरेलल क्या कहते हैं? बराबर वाली लाइनों को। और ये लाइनें कहाँ से कहाँ तक जाती हैं? ये लाइनें हमारे पास ईस्ट टू वेस्ट जाती हैं, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। लेटीट्यूड जो है वो हमारे पास इस्तेमाल होता है लॉन्गिट्यूड के साथ मिलके, जब हमने किसी की एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है। तो जी जमीन के ऊपर ऐसी लगाई गई फर्जी लाइनें जो हॉरिजेंटल हो, इक्वेटर जो है वो इसमें दरमियान में आ जाता है, जमीन को फर्जी बुनियादों पे तकसीम करती है, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे। ये हमारे पास है जी लेटीट्यूड। लेटी लेटे से लेटी हुई लाइनें हैं, इस तरह से लेटी हुई है, रेस्ट कर रही हैं। लॉन्गी इस तरह से, तो यहाँ तक क्लियर है, लेटीट्यूड क्लियर है। फिर मैं लॉन्गिट्यूड भी बताता हूँ, फिर मजीद चीजें समझाता हूँ, यहाँ तक क्लियर है। जी मुजम्मिल, ग्रेट। अब जी लेटी, लेटी में हम देखते हैं कि हमने जमीन को दो हिस्सों में तो तकसीम किया ही किया है। यहाँ पे अब एक बात और से देखो, ये देखो यार, ये जो लाइनें आ रही है ना यहाँ पे, ये सब की सब लाइनें मिल रही हैं कहीं पे जाके, ऊपर जाके मिल रही हैं, ठीक है, ऊपर जाके मिल रही है। अब जरा मुझे ये बताओ कि इन लाइनों के दरमियान क्या फासला उतना ही इक्वल है, या आपको लगता है कि फासला कम ज्यादा हो रहा है इन लाइनों के दरमियान? यहाँ पे तो आपने देखा था कि ये लाइनें पैरेलल है ना, तो क्या ये लाइनें भी पैरेलल हैं?
ये लाइनें भी पैरेलल हैं, यस और नो? जी, क्या लगता है मुजम्मिल साहब को? ये लाइनें हमारे पास जो है वो पैरेलल नहीं है, ठीक है। जी मुजम्मिल, ये लाइनें, हम ये वाली बात कर रहे थे कि क्या ये लाइनें पैरेलल है, बराबर है, फासला इनके दरमियान बराबर है? लेकिन ना, इनका यहाँ पे जो है वो इनके दरमियान फासला कम है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे देखो और ज्यादा है, यहाँ पे देखो और ज्यादा है, यहाँ पे फिर कम हो गया, ठीक है। ऐसा समझ में आया? ये देखो ऊपर तो फासला कितना कम कम है, नीचे बढ़ ज्यादा है, नीचे और ज्यादा है, नीचे और ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो अच्छा, इसमें ना ये भी हमारे पास इमेजिनरी लाइन है। अब जमीन को हमने इधर तो तकसीम किया था हॉरिजेंटली, अब यहाँ पे हमने वर्टिकली भी कर दिया। वर्टिकल जो है वो हमारे पास, ये जनाब प्राइम मीडियन है। अब प्राइम मीडियन क्या होता है, इसको भी देखना है। अच्छा जी, इसमें हमने ये देखा कि ये जो लाइनें हैं ना, जो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, हमने इन लाइनों को एक नाम दे दिया। हमने कहा नॉट पैरेलल लाइन, नॉट पैरेलल लाइन, या इनको सादा लफ्जों में हमने एक और चीज कह दी। और वो हमने क्या कहा, हमने इनको कह दिया जनाबे वाला, ये जो है इनको कह दिया जी मेरिडियन। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करने के बाद ना कुछ पॉइंट वो भी समझाता हूँ। मेरिडियन, ठीक है। वो लाइनें जो एक दूसरे के इक्वल नहीं थी, हमने उनको कह दिया मेरिडियन, ठीक है, जो पैरेलल नहीं है एक दूसरे के ऊपर जो है वो, ठीक है। सो मेरिडियन का वो पेयर जो कि एक दूसरे से बड़ा दूर होता है, वो हमारे पास जो है वो हम देखते हैं कि एक ही पॉइंट है जहाँ पे वो करीब आ रहा होता है, और वो पॉइंट ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो लाइनें सब एक दूसरे के करीब है, यस और नो? 180 पे करीब है या नहीं करीब है? यहाँ पे क्या लगता है आपको, करीब है, यस और नो? यहाँ पे हमारे पास करीब है, लेकिन बाकी जो है वो क्या है, बाकियों में करीब नहीं। तो जी हमारे पास ये पॉइंट जो है वो जिसमें करीब है और बाकी जो है वो दूर है। डिस्टेंस जो है इनके दरमियान वेरी करता है, किसी के दरमियान कुछ हो सकता है डिस्टेंस, किसी के दरमियान कुछ डिस्टेंस हो सकता है, किसी के दरमियान कुछ हो सकता है। तो डिस्टेंस वेरी करता है, वेरी करता है, आता है चला जाता है, बढ़ता है कम होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है जी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये जो प्राइम मीडियन है ये क्या होता है? प्राइम मीडियन बेसिकली लंदन के अंदर जो है वो एक जगह है, ग्रीन विच, जिसे हम कहते हैं ना टाइम मैच करना, वहां पे एक जो है वो ऑफिस है। वो ऑफिस जो है वो कहलाता है जनाबे वाला रॉयल ऑब्जर्वेटरी एंड ग्रीन इंग्लैंड, लंदन के ईस्ट में है। अब वहां पे हमारे पास जो है ये प्राइम मीडियन पाया जाता है। जैसे हम ये समझते हैं कि प्राइम मीडियन जो है वो रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीन इंग्लैंड के अंदर जो है वो पाया जाने वाला है, ठीक है। तो ये जो प्राइम मीडियन की लोकेशन है, मैं दोबारा समझा दूं, आपके पास पॉइंट मुमकिन है कि थोड़ा सा वेग हो, मुमकिन है कि थोड़ा सा टफ हो। ये जो प्राइम मीडियम है इसकी पहली दफा डिस्कवरी करते हैं जी रॉयल ऑब्जर्वेटरी। अंग्रेजों के काम है, उन्होंने डिस्कवर किया कि जनाब ये लाइनें जो है ना जो मिलती हैं जमीन को दो हिस्सों में तकसीम किया। उन्होंने पहला पॉइंट अपने पास रखते गए, ऐसे ही है जैसे कोई बड़ा सा खरबूजा है आपके पास है वो, अब आपने खरबूजे को तकसीम किया तो 0 पॉइंट आपने कहा ये 0 पॉइंट है, ये मेरे से शुरू होता है। उन्होंने यहाँ से 0 पॉइंट शुरू किया, ये उस 0 पॉइंट को उन्होंने नाम दे दिया प्राइम मीडियन का, ठीक है। ये हमारे पास प्राइम मीडियन है कि ये जनाब वो लाइन है जो कि पूरी की पूरी दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, ठीक है। हम जो है वो चलो कोशिश करते हैं कि प्राइम मीडियन के बारे में जो है वो कुछ अगर हम देखने की कोशिश कर सकें। अच्छा जी, अब हमारे पास यूआरएल अगर ओपन हो सके तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, ट्राई करते हैं जी। हम जो है वो प्राइम मीडियन जो है वो देखना चाह रहे हैं। अब वेब यूआरएल डॉट गूगल डॉट कॉम डॉट, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया जनाब प्राइम मेरिडियन टेक्सचर। क्या आपको स्क्रीन नजर आ रही है? आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना? प्राइम मेरिडियन पिक्चर। अब ये हमारे पास है जनाबे वाला
प्राइम मेरिडियन पिक्चर। अब ये है क्या जनाब, ये देखते हैं जरा। प्राइम मेरिडियन में हमने जमीन को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब प्राइम मेरिडियन के बारे में मैं आपको कुछ मजीद जो है वो डिटेल्स अगर बताऊं तो ये देखिए जरा। प्राइम मेरिडियन ये आर्बिट्रेरी मेरिडियन है जिसमें हमने जो है वो जमीन को दो हिस्सों के अंदर जो है वो तकसीम कर दिया हुआ। ठीक है। अब ये लोकेटेड कहाँ पे है, ये जी यहाँ पे देखिएगा, ये हमारे पास जो है वो इंग्लैंड के अंदर जो है वो लोकेटेड है। ठीक है। ये इंग्लैंड के अंदर जो है वो लोकेटेड है, ये ग्रीन विच है वो हमारे पास। ये देखें, ये लोग भी इसको जो है वो देखने जा रहे हैं प्राइम मेरिडियन। ये है जी प्राइम मेरिडियन की वजह जगह जो बनी हुई है जनाब। यहाँ मेजरमेंट टाइम हमारे पास होता है। ठीक है। ग्रीन और रॉयल ऑब्जर्वेशन के अंदर क्लियर हुआ, समझ में आ गया क्या है प्राइम मेरिडियन जो है। यहाँ से कहानी सारी की सारी शुरू होती है। क्लियर जी। ओके जी। अब इसने जो है वो तकसीम किया। अब बातें तो बड़ी सादा सादा सी हम लोग जो है वो कर रहे हैं। अब देखो, लॉन्गिट्यूड भी समझ में आ गया, आपके पास ये भी समझ में आ। लॉन्गिट्यूड जो है ना, ये जो लेटीट्यूड है आपके पास जो लेटा हुआ है, ये आपको सिर्फ बताता है साउथ और नॉर्थ। यानी कि आपने किसी से पूछा कि भाई तुम कहाँ पे हो, वो बता सकता है जी 30 साउथ में हूँ, सॉरी 30 नॉर्थ में हूँ, 30 साउथ में हूँ। समझ में आ गया। मैंने मुजम्मिल से पूछा मुजम्मिल इस वक्त कहाँ पे हो, वो कहेगा सर मैं 30 नॉर्थ में हूँ। मैं पूछूंगा यार मुजम्मिल नॉर्थ तो ईस्ट इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, एग्जैक्ट बताओ कहाँ पे हो। अब जी लॉन्गिट्यूड ये बताएगा कि इस वाले हिस्से का नाम क्या है, वेस्ट, इस वाले हिस्से का क्या नाम है, ईस्ट। समझ गए हो। मैंने मुजम्मिल से पूछा मुजम्मिल किधर हो, तो मैंने कहा सर मैं 30 नॉर्थ वेस्ट के अंदर हूँ। अब इसका मतलब है मैप पे जाऊंगा 30 पॉइंट ढूंढूंगा वेस्ट के अंदर, मुजम्मिल मिल जाएगा। मैंने नईम से पूछा नईम पूछा कहाँ पे हो, नईम ने कहा सर मैं 60 पे हूँ। यार क्या 60 कहाँ पे हो, तो कहेगा सर मैं 60 साउथ ईस्ट के अंदर हूँ। तो इसका मतलब है उसकी लोकेशन हमें पता चल गई इधर है। समझ में आया, कुछ पता चला आप लोगों को, जो मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ क्लियर हुआ कि अभी भी नहीं पता चला मुझे। अब मुझे ईमानदारी से बताएं वरना मैं दोबारा करूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा जी। अब पाकिस्तान की लोकेशन क्या है, पाकिस्तान की जनाबे वाली लोकेशन जो है हमारे पास, अब ये देखें अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की पहली लोकेशन है जी 30.37 नॉर्थ। ठीक है। अब मुझे बताएं 30.37 नॉर्थ हमारे पास कहाँ पे होगा, 30.37 नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। अब बताएं जरा कहाँ पे होगा, यहाँ पे। समझ गए हो, यहाँ पे पाकिस्तान है। समझ में आया। 30.37 जो है वो हमारे पास नॉर्थ जो है वो। ठीक है। इंडिया की लोकेशन क्या है, 20 पे है जी, इंडिया 20 पे है। क्लियर हो गया। ये हमारे पास लोकेशन है। तो अब ये लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला टप्पा खत्म हो गया, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब चलो आगे चलते हैं। अच्छा देखो, अब ना कहानी में कुछ और बड़ी मजे मजे की चीजें हैं। अब ये जो आपने देखा ना लेटीट्यूड जो लेटा हुआ है, एक चीज तो याद रखना, ये जो लाइनें हैं इनको हम कहते हैं पैरेलल। इसको पेपर में भी बताना, किताब पे लिखा हुआ है अभी बस समझ लो, इसको कहते हैं पैरेलल। क्यों कहते हैं पैरेलल भाई, क्योंकि ये सब देखो पैरेलल ही है, एक दूसरे के ऊपर लेटी हुई है, पैरेलल ही है वही, और क्या है, तो ये पैरेलल है। ठीक है। अब इक्वेटर जो है वो मुझे बता सकते हो कितने डिग्री पे है, 10 20 30 40 50 जीरो, इक्वेटर कितने पे है अभी, इक्वेटर कितने पे है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, इक्वेटर है जी जीरो पे। नहीं मुजम्मिल बेटा 60 पे नहीं है, देखो ये देखो मुजम्मिल, यहाँ से जीरो से कहानी शुरू हो रही है यार। जीरो, इधर देखो ना, जीरो से ऊपर जाते हैं तो ये देखो 30 आ गया, जीरो से ऊपर जाते हैं 30 है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना मुजम्मिल, यूँ समझ लो कि हमने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। ये ऊपर वाली अलहदा लोगों की दुनिया है, ये नॉर्थ वालों की दुनिया है। एक सर्कल आधा ये बनाया और ये एक सर्कल आधा ये बन गया। ठीक है। ये हमारे पास आधी जो है वो नॉर्थ है, ये नीचे साउथ है। नॉर्थ वालों की अलहदा है, साउथ वालों की अलहदा है। अच्छा जी। अब इक्वेटर हो गया जीरो पे। अच्छा ये ना कहानी में जब हम इधर से जाते हैं ना नॉर्थ की तरफ, इक्वेटर से एक बंदा चलना शुरू हो गया, यहाँ से ना आगे चलता चलता एक बंदा ना जब इस खास जगह पे पहुंचता है, एक जगह पे यहाँ पे जाकर उसको जो है वो एक सेंसर हो जाता है।
यहाँ पे, इस जगह पे जनाबे वाली, इस पॉइंट को बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे कहते हैं 23.5 नॉर्थ के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये लिखी हुई है चीजें, बस समझ लो, ये लिखा हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैं बताना चाहता हूँ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23.5 है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये हमारे पास यहाँ पे है। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, सर ये टॉपिक ऑफ कैंसर की अहमियत क्या है? ठीक है, क्यों जो है वो हम टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बात की? 23.5 को हुआ क्या था? देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना, ये हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है सीजन की क्रिएशन के बारे में। ठीक है, इसमें हम जो है ये समझते हैं कि ये हमारे पास वो पॉइंट है जनाब जहां पे सूरज इंसोलेशन डायरेक्टली कर सकता है। हमारे पास जो मौसम की जो बदल होती है ना, वो तब होती है जब इस पॉइंट के ऊपर आके हमारे पास जो है वो जनाब लाइट्स पड़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसको जो है 2000 साल पहले जो है वो इसको नाम दिया गया था कुछ। ठीक है जी। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है आसमान के अंदर सादा लफ्जों में एक हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है। और ये हमारे पास जो लंबा तरीन दिन होता है ना, 21 जून का जब कहते हैं, वो सूरज भाई उस वक्त यहाँ पे आकर खड़े होते हैं। ठीक है, सूरज जो है वो यहाँ पे आया होता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अहमियत है। ठीक है, ये है जी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो, जिसमें हमने देखा कि जब हमारे पास जो है वो सूरज यहाँ पे आता है। अब इसके बाद आगे चलते हैं जी, दूसरे नंबर पे हमारे पास इसी के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे है जी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये नाम लिखा हुआ है, परेशान नहीं होना, CAPRI, कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये नॉर्थ पे है। ये कहाँ पे होगा जनाब? ये हमारे पास, सॉरी इधर नहीं होगा, ये हमारे पास कुछ यहाँ पे होगा, नीचे साउथ पे होगा। तो 20 हमारे पास यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, ये हमारे पास साउथ पे होगा। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जरा नाम लिखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जरा नाम लिखिए जरा। कैप्रिकॉर्न सिर्फ लिखना है, कैप्रिकॉर्न। हाँ जी, हमारे पास जो है वो कैप्रिकॉर्न जो है वो, ये किससे इस्तेमाल होता है? ठीक है, अब इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे पास जमीन के अंदर जहां से रेडियस इंटर होती है, मौसमों की तब्दीलियां हमारे पास जो होती हैं, वो पॉइंट हैं हमारे पास दो, जहां से रोशनी इंटर होती है, जहाँ पे बिल्कुल सूरज हमारे सर के ऊपर आ जाता है गर्मियों में, और सर्दियों के अंदर जो है जो बिल्कुल सर पे होता है, वो हमारे पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ट्रॉपिक ऑफ जो हमारे पास कैंसर होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, 60, कुछ और नाम याद रख लीजिएगा। 66.5, ये जो है वो 60 के ऊपर 66.5 यहाँ पे है। इस पॉइंट को कहते हैं आर्कटिक सर्कल। ठीक है, आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, इसको बस याद रख लीजिए, अहमियत इसकी कुछ नहीं है, बस कुछ पॉइंट्स हैं। आर्कटिक, आर्कटिक जो है वो आई एम श्योर कि आपको पता होगा। आर्कटिक जो है वो क्या होता है? नहीं पता? आर्कटिक जो है वो क्या है? आर्कटिक सर्कल जो है, आर्कटिक सर्कल जो है वो हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 66.5 हम इसकी जो है वो लोकेशन समझते हैं। और इसमें भी जमीन के ऊपर मुख्तलिफ पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने जो है वो लगाया हुआ। ठीक है, हमने जो है वो बनाया हुआ, ये सारे के सारे जो है ना, इनकी ये फर्जी लाइनें हैं। ठीक है, फर्जी लाइनें क्या लिखती हैं जी इंशा साहिबा, जनवरी और जून वालों को? हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब ये आगे चलते हैं। ये हमारे पास 66.5 पे तो आर्कटिक हो गया, तो 66.6 पे कौन सा वाला पॉइंट होगा? ये हमारे पास होगा जी एंटार्कटिक सर्कल जो है। ये आर्कटिक है, ये एंटार्कटिक है। परेशान नहीं होना, जो चीजें बता रहा हूँ ये सब की सब यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल जो है वो 90 पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे 90 पे जो है वो नॉर्थ पोल है, ये जो नजर आ रहा है, और 90 पे साउथ पोल है। ठीक है, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इसको अच्छे से समझ। क्लियर हो गया जी आपको? ये जनाब अजूले वाला हमारे पास टॉपिक था जी, लैटिट्यूड का और लॉन्गिट्यूड का। आई एम श्योर कि आपको समझ में आया। अब हम आगे चलते हैं, अर्थ एंड सन का रिलेशनशिप। अब इनके रिलेशनशिप में हमारे पास जो शॉर्ट नोट आता होता है ना, 5 नंबर का, वो ये वाला शॉर्ट नोट आता है, सिर्फ ये वाला।
तो दोनों के अंदर फर्क बता दें, दूल्हे वाला रोटेशन के अंदर और रेवोल्यूशन के अंदर फर्क क्या है। तो ये टेबल हम करेंगे, रेवोल्यूशन क्या, रोटेशन क्या। देखो यार, रोटेशन जो है ना, जमीन जब अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमती है वो रोटेशन कहलाती है। अपने ही एक्सिस के गिर्द इसका स्पिन करना रोटेशन कहलाता है। और जो सूरज के गिर्द जो है वो घूमना वो रेवोल्यूशन कहलाता है। जमीन अपने गिर्द चक्कर जो है वो कितनी देर में कंप्लीट कर लेती है? कितना टाइम लगता है जमीन को अपने गिर्द चक्कर कंप्लीट करने में? बताइए जरा। वेरी गुड। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। बाकी लोग भी लिखेंगे, मैं वेट कर रहा हूँ, नहीं तो देख के लिख रहे हैं ताकि मुझे पता तो चले। मुझे सब अभी इन्होंने लिखा है। अब देखें जरा। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है वो सारे का सारा चक्कर है। अब जो है वो 24 घंटों में करता है, और जो है ये हमारे पास रेवोल्यूशन 1 साल के अंदर जो है वो कंप्लीट करता है। अब हमारे पास जो है आगे जो है डेज एंड नाइट्स जो है वो फॉर्म होते हैं। सीजन जो है वो बनते हैं रेवोल्यूशन की वजह से। जमीन वेस्ट टू ईस्ट जो है वो चलती है, सारे के सारे वेस्ट टू ईस्ट ही चलते हैं सिवाय एक के। वो कौन सा प्लेनेट है जो कि हमारे पास चलता है जनाब ईस्ट टू वेस्ट? वो कौन सा वाला प्लेनेट है जो कि ईस्ट टू वेस्ट चलता है? वो एक ही है जो कि चलता है ईस्ट टू वेस्ट, वो कौन सा वाला है? क्या नाम है जिस प्लेनेट का? भूल गए हैं, बाकी जो है वो नहीं याद है। हमने देखा था कि हमारे पास जो है वो वीनस, वीनस और एक और प्लेनेट है यूरेनस। यूरेनस, उसकी भी हमने बात करनी है। ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास है जी रोटेशन स्पीड, इसकी जो है वो 1000 जो है वो माइल्स पर आवर है। और यहाँ पे रेवोल्यूशन 60,000 माइल्स पर आवर। ठीक है। रोटेशन इज द काज ऑफ, अब जो टाइड्स एंड लहरें पैदा होती हैं वो इस वजह से। रेवोल्यूशन जो है वो हमारे पास इक्विनेक्स एंड सोल्स्टिस जो है वो पैदा करने की। अब ये क्या होते हैं, इसके लिए जो हम आते हैं जनाब अपने नोट्स के ऊपर। अच्छा, हमारे पास दोनों के दोनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है। इक्विनेक्स है वो जब हम लोग कहते हैं कि जब डेज एंड नाइट्स दे आर इक्वल, वो हमारे पास इक्विनेक्स में आता है। ये लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड यहाँ पे भी है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था जब मैं नोट कर रहा था इसको, तो मैंने फिर इसलिए ध्यान से पढ़ाया नहीं। इक्विनेक्स का मतलब ये होता है कि जब जो है वो सूरज डायरेक्टली अर्थ के इक्वेटर के ऊपर होता है, डे एंड नाइट्स आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल इन लेंथ अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, वो होता है इक्विनेक्स होता है। ठीक है। हमारे पास सोल्स्टिस जो है हमारे पास, ये वो होता है जब हमारे पास अर्थ जो है वो मैक्सिमम एंगल पे होती है। जब लंबे लंबे दिन आते हैं, जैसे जून का 20-21 है, दिसंबर जो है वो हमारे पास 21-22 है, उसको हम जो है वो सोल्स्टिस कहते हैं, सोल्स्टिस कहता है। ठीक है। ये हमारे पास बनते हैं कि रेवोल्यूशन की वजह से। रोटेशन जो होती है वो इक्वेटर के ऊपर जो है वो बल्ब बनाती है, और रेवोल्यूशन जो है वो सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की वजह बनते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी किस्म का तो पूछा जा सकता है। ये हमारे पास यहाँ पे डिटेल्स मैंने लिखी हुई है, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ इतनी डिटेल्स जो है वो समझनी है कि ये हमारे पास सेपरेटली कॉन्सेप्ट पेपर में तो नहीं है। ठीक है। ये तो डिटेल्स सिर्फ यहीं पे मेंशन है और मैंने आपको जो है वो बता दिया। सेपरेटली ये कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे सिलेबस के अंदर। इसको सिर्फ समझने की हद तक जो है वो पढ़ना है। एक हमारे पास सब जो है वो डेज एंड नाइट पर इक्वल, और एक जो है वो हमारे पास बड़े दिनों का।
Did I answer your question? इसकी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, आसान आसान एग्जाम्पल। ओके लेट्स हमारे पास क्लाइमेट है एंड वेदर है। क्लाइमेट किसी भी जगह का जो है वो लंबे अरसे के मौसम को कहा जाता है, और वेदर जो होता है वो शॉर्ट जो है वो मौसम होता है। अब मैं ये चाहूंगा कि अगली क्लास में क्लाइमेट एंड वेदर जो है अच्छा क्लाइमेट एंड वेदर जो है, अब एलिमेंट्स इसके कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स इसके होते हैं, तुम हमारे पाकिस्तान आओ वरना चले जाओ, ठीक है। मतलब कोई बंदा है वो किसी अंग्रेजी से या किसी फॉरेनर से कह रहा है कि तुम अगर मुझसे मिलना चाहती हो, तुम हमारे यानी कि टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, प्रेसिपिटेशन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, विंड है, क्लाउड है, ये एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है। तुम हमारे पाकिस्तान आओ वरना चले जाओ, ठीक है। ये इसको पढ़ के आएंगे। वेदर हमारे पास फोरकास्टिंग क्या है इसको पढ़ेंगे। क्लाइमेट जो है वो ये देखेंगे। क्लाइमेट के बारे में हम मजीद चीजें डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने जो है इसके एमसीक्यूज याद करके आना है, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो इंशाल्लाह एक छोटा सा उस क्लास के बाद हम टेस्ट भी लेंगे, पहले दो के दो चैप्टर्स का जो हमने इससे पढ़ लिया हुआ है इस बुक का, ठीक है। नेक्स्ट वीकेंड पे हम इससे दो चैप्टर्स का टेस्ट लेंगे, और ये एमसीक्यूज भी 50 के 50 जो है वो बचपन के बचपन याद होना चाहिए। ठीक हो गया जी पार्टिसिपेंट्स, ये चैप्टर तकरीबन हमारा कंप्लीट है, इसमें से एक टॉपिक है उसको हम जो है वो जरूर कर रहे हैं। एनी अदर क्वेश्चन जी, कोई और क्वेश्चन जो है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछा जा सकता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, खुदा हाफिज। मुलाकात होती है आप सबसे फ्रंट अफेयर्स की क्लास में 9 बजे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।